प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस में जो हमारा टॉपिक दिया है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिएगा सर, इसमें हम पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पे अपलोड कर चुके हैं, व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व पार्ट 1 और व्यक्तित्व पार्ट 2 पर। क्योंकि शिक्षक की विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में जो भूमिका है उसको जानने से पहले हमको व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में जानना जरूरी है। और पर्सनैलिटी पे जो डिफरेंट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या वहाँ पर स्टडी किया गया है और क्या उनके सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, उनको भी हमको जानना आवश्यक है। यदि हम पूरी पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं तो तत्पश्चात हम उसके जो क्वेश्चंस होंगे कि शिक्षक की भूमिका, उनको हम स्वयं ही एग्जाम हॉल में सही कर पाएंगे। तो इससे पूर्व के लेक्चर में हम पर्सनैलिटी की थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज पे 2 और आलपोर्ट और कैटल का सील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी, इनको भी हम कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में साहब हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सर, ज़्यादा समय न लेते हुए इसको प्रारंभ करते हैं। और मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, आप लगातार रोज पढ़ें। हमको थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण लेक्चर डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन जहां पर हमको समय मिल रहा है वहां पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो साहब आइए, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने मन को आइसबर्ग कहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मन को क्या कहा है इन्होंने, आइसबर्ग कहा है। क्योंकि अभी हम आगे चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस। तो वहां पे इन्होंने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने मन को आइसबर्ग कहा है, ध्यान रखिए। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व के 4 मूल विषयों पर आधारित है। यानी कि जो इनका व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसको 4 प्रकारों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये 4 क्या हैं, देखिएगा साहब। पहला है व्यक्तित्व का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इसके बारे में भी हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। दूसरा आता है व्यक्तित्व संरचना, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। थर्ड है साहब व्यक्तित्व विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड फोर्थ है व्यक्तित्व गतिकी, मीन्स पर्सनैलिटी डायनेमिक्स। तो देखिए, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो व्यक्तित्व संबंधी है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। अभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम व्यक्तित्व का संगठन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद व्यक्तित्व संरचना, फिर व्यक्तित्व विकास, फिर व्यक्तित्व गतिकी। देखिए, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से स्टडी किया हुआ है। जैसे आलपोर्ट साहब का क्या था, उन्होंने सील गुण, जो ट्रेड्स हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन किया। कैटल साहब ने, आरबी कैटल, रेमंड बी कैटल, उन्होंने भी सील गुण सिद्धांत दिया। यहाँ पे सिगमंड फ्रायड की एक अलग थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हिप्पोक्रेटस का हमने देखा, क्रेसमस का देखा, स्प्रेंगर का देखा। तो वो सब क्या था, वहां पर वो प्रकार था, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ है। तो सिगमंड फ्रायड साहब का जो पहला है व्यक्तित्व का संगठन, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है और मूल प्रवृत्ति को इन्होंने व्यक्तित्व का आधार माना है। तो आइए साहब, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है, व्यक्तित्व का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के संगठन की आकारात्मक अथवा स्थूल रूपी पहलू की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व के संगठन में 3 अवस्थाएं बताई फ्रायड ने। कौन कौन सी? एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और एक अर्धचेतन मन, मीन्स सेमी कॉन्शियस माइंड। किसके अंतर्गत बताए 3 क्लासिफिकेशन? जरूर ध्यान रखें, व्यक्तित्व का संगठन के अंतर्गत है ये, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। तो सर थोड़ा सा इसको जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी कितनी बार प्रश्न बनते हैं कि चेतन मन क्या होता है फ्रायड के अनुसार, अचेतन मन का क्या संबंध है, और
अर्धचेतन का। तो देखिएगा साहब, सबसे पहले आता है चेतन मन, मीन्स कॉन्शियस माइंड। मैं पढ़ते रहूंगा लेक्चर को, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, चेतना का संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि प्रेजेंट से, यानी कि हमारा माइंड क्या सोच रहा है एट द प्रेजेंट। तो देखिए 10% भाग मस्तिष्क में जागृत अवस्था, यानी कि चेतन मन है, जो हम हर समय कॉन्शियस रहता है हमारा माइंड, ठीक है। तो मन का वह भाग जो तत्काल जानकारी से संबंधित होता है, ठीक है, प्रेजेंट से, उसको हम क्या करें, चेतन मन, यानी कि एक्टिव माइंड कहें आप, कॉन्शियस माइंड कहें सर। यह उन सभी विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और धारणाओं से निर्मित होता है जिनको बिना अधिक प्रयास किए तत्काल ही स्मरण किया जा सकता है। यानी कि ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं या धारणाएं जिनको हम एट द स्पॉट, यानी कि तत्काल ही उनको स्मरण कर सकते हैं, या कोई तत्काल हम डिसीजन किसी भी चीज के बारे में ले सकते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत पहला हमारा क्या था, व्यक्तित्व का संगठन के अंतर्गत चेतन मन। अब देखिए साहब, नंबर दूसरे पर आता है यहाँ पर अचेतन मन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कहा, देखिए फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है, कह रहे हैं। यह भाग कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जाता है कि फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क या मन का कौन सा भाग कटु अनुभूतियों, दुखद बातों और अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। ये पूछा गया है, पहले लाइन ऐसी ही पूछी गई है। तो ये कौन सा है साहब, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, अचेतन मन को दमित इच्छाओं और काम प्रवृत्तियों का भंडार ग्रह माना गया है। इसको भी आप नोट रखें और समझ भी गए होंगे आप। फिर देखिएगा साहब, इससे आगे फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है, जिसका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है। यह भाग हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए फिर से इसको देखते हैं कि फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है। तो देखिएगा, ये जो नोट्स हैं भटनागर एंड भटनागर की जो बुक है उससे हमने बनाए हैं, जो कि एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है साइकोलॉजी की, ठीक है। तो अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है, यह भाग हमें दिखाई नहीं देता है। फिर देखिए, इस प्रकार बर्फ के टुकड़े का जो कम भाग तैरता है पानी में, मीन्स उसे हम चेतन कहते हैं, तथा जो भाग डूबा रहता है उसे अचेतन कहते हैं, ठीक है। तो अर्धचेतन मन। अब देखिए थर्ड क्या था इसमें, अर्धचेतन, यानी कि प्री कॉन्शियस हमने यहाँ पे लिखा है, या हम इसको बोलेंगे सेमी कॉन्शियस माइंड। तो देखिएगा साहब, इसमें फ्राइड साहब क्या कहते हैं, यह चेतन तथा अचेतन मन के मध्य का भाग होता है, यानी कि दोनों के बीच का। यह चेतन अवस्था की ऊपरी सतह होती है। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना किसी प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं, इन्हें अर्धचेतन कहते हैं, यानी कि सेमी कॉन्शियस कहते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे। देखिए चेतन अवस्था क्या थी, चेतन अवस्था ये थी एट द स्पॉट, एट द प्रेजेंट में माइंड का एक्टिव रहना, ठीक है। और अचेतन मन क्या था, इसमें दमित इच्छाएं हैं, काम प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। और जब अचेतन मन में ऐसी बातें होती है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, लेकिन जब ये सामने आती है ना, तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं आप। अर्धचेतन क्या है, यह चेतन अवस्था की ऊपरी सतह है, यानी कि चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का है। कुछ स्मृतियां ऐसी होती है ना, कुछ याददाश्त जो आसानी से बिना प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं, इन्हें अर्धचेतन कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा हमें उस पर प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे देखिए जीभ का लड़खड़ा जाना, कभी परिचित नामों को भूल जाना, कभी कभी हम किसी को जानते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर में हमको रिकॉल वो हो जाता है, हमको स्मरण हो जाता है, तो इसको अनकॉन्शियस माइंड कहा। ऐसे ही कभी कभी हम गलतियों से क्या करते हैं, जब हमारा माइंड जब अर्धचेतन की अवस्था में होता है तो वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना। हम कभी किसी वस्तु को क्या करते हैं, गलत जगह पर रख देते हैं, जहां उसकी जगह होती है वहां पे नहीं रखते हैं, और उसके बाद उसको ढूंढते रहते हैं कि मैंने वो चीज कहाँ रखी होगी। इट मीन्स जिस समय आपने उस वस्तु को रखा उस समय आपके मन मस्तिष्क की स्थिति अर्धचेतन की अवस्था में थी, या जब आपने वो वस्तु को जहां पे रख के आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं
तो आपका माइंड प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तुरंत रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि आपने अपनी अमुक वस्तु को किस जगह पर रखा। तो इसलिए ऐसे मन को हम क्या बोलेंगे, अर्ध चेतन मन। आप थोड़ी देर बाद याद कर लेंगे कि हाँ मैंने अपनी वो चीज वहां पर रखी थी। ठीक है, ऐसी कभी कभी क्या होता है, आप देखिए कही हुई बातों को अचानक भूल जाना। आपने स्वयं कोई बात कही होती है लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमको तो याद ही नहीं है, और अगला सामने जो पर्सन होता है हमसे कहते हैं नहीं आपने ये बात हमसे तब कही, या उसी दिन कही हो या एक दो दिन पहले कही हो, लेकिन हम भूल जा रहे हैं। तो हमारी मन की जो स्थिति है मस्तिष्क की वो अर्धचेतन है फ्राइड के अकॉर्डिंग। तो व्यक्तित्व के संगठन में आप समझ गए होंगे, पहला टॉपिक था चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे वो आप स्वयं समझ जाएंगे सर, स्वयं भी आप प्रश्न निर्मित कर सकते हैं, बाद में हम इस पे एमसीक्यू भी करेंगे। अब दूसरा पार्ट आता है, देखिए व्यक्तित्व संरचना। देखिए 4 पार्ट बताए थे ना, सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं साहब। व्यक्तित्व संरचना काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। तो देखिएगा साहब क्या है, इसे फ्राइड का संरचनात्मक अथवा गत्यात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत मीन्स फ्राइड्स स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। वहां आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा फ्राइड का संरचनात्मक अथवा गत्यात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत किसे कहा जाता है। पहला व्यक्तित्व का संगठन, दूसरा व्यक्तित्व संरचना, तीसरा व्यक्तित्व का विकास, चौथा इनमें से कोई नहीं तो व्यक्तित्व संरचना। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं हर लाइन से। अब देखिएगा साहब, व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व का गतिशील पहलू है। फ्राइड ने इस मानसिक संरचना के 3 भाग बताए हैं। आप सभी ने बीएड में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इदम जिसको हम इड बोलते हैं, अहम जिसको हम ईगो, और परा अहम या परम अहम भी इसको हम कहते हैं, दैट इज सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो ये किसके अंतर्गत आते हैं सर, ये आते हैं व्यक्तित्व संरचना। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन किसके अंतर्गत थे, वो थे आपका व्यक्तित्व का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंतर्गत क्या है, इदम, अहम, और इसको जरा हम पढ़ते हैं। तो आइए सर सबसे पहले इदम यानी कि इड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्राइड ने इदम, इड को बहुत अधिक महत्व दिया है। यह जीवन और मृत्यु दोनों मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है। कौन, इदम। देखिए क्या होता है, इसकी उत्पत्ति बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाती है। यह इच्छाओं की जननी है। अगर हम आपको बात करें शॉर्ट में, तो फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है साहब, आपने भी बीएड में पढ़ा होगा, हमने भी बीएड में पढ़ा जब हम बीएड करते थे, आप लोग और हम लोग, तो हमारे टीचर्स ने भी हमें पढ़ाया और बुक्स में भी मिलता है कि फ्राइड ने व्यक्तित्व को डिफाइन करने के लिए 2 चीजों पर विशेष रूप से बात करी। एक अपनी मूल प्रवृत्तियां, वो भी 2 चीजों में उन्होंने डिवाइड किया। एक जन्म की मूल प्रवृत्ति जिसको जिजीविसा बोलते हैं, और एक मृत्यु की मूल प्रवृत्ति जिसको मुमूर्षा। तथा साथ ही उन्होंने व्यक्तित्व के क्लासिफिकेशन के लिए काम वासना पर सबसे अधिक फोकस किया। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इदम, अहम, परम अहम और पूरी व्यक्तित्व थ्योरी को दिया है। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सर, तो क्या कह रहे हैं, इदम यह इच्छाओं की जननी है। इड यानी कि इदम एक अचेतन मन है कह रहे हैं, जिसमें मूल प्रवृत्तियां एवं नैसर्गिक इच्छाएं रहती है। तो कैसा मन है इदम, अचेतन मन है, ध्यान रखना फ्राइड के अकॉर्डिंग। और मूल प्रवृत्तियां और नैसर्गिक इच्छाएं, मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की हैं, मैंने बताया, जिजीविसा और मुमूर्षा, जीने की इच्छा और मृत्यु। ठीक है, अब देखिए आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इदम से प्रेरित व्यवहार तनाव का परिणाम होता है कह रहे हैं, जिसे फ्राइड ने भगनाशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन माना है। इदम से प्रेरित जो व्यवहार होगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सब नेक्स्ट वाली है, इदम के लिए कह रहे हैं कि इसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, क्यों, तो जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय से इदम की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए क्योंकि यह आनंद सिद्धांत यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल को मानता है। कौन, तो ध्यान रखना इदम जो है आनंद सिद्धांत या सुख के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है, जिसके कारण इसका मुख्य उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना है। तो आप समझ गए होंगे इदम को भी यहां पर, ठीक। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि फ्राइड का इदम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो साहब सुख के सिद्धांत पर आधारित है। अब अहम को पहचानते हैं, ईगो। तो देखिए पहली लाइन ही काफी इंपॉर्टेंट है, अहम
चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। अहम क्या है? चेतना है, जागृता, इच्छा शक्ति है, बुद्धि और तर्क है। अब देखिए, अहम आत्मसात, वास्तविकता तथा बाह्य पर्यावरण से संबंधित वस्तु में विभेद करने की क्षमता रखता है, यानी कि उनमें डिफरेंस कर सकता है। अर्थात अहम को वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रश्न बनता है साहब कि फ्राइड के अनुसार अहम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर है, रियलिटी प्रिंसिपल। फ्राइड के अनुसार यदि पूछा जाए इदम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इदम आनंद के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, वास्तव में अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक है। व्यक्तित्व का मेन जो कार्यवाहक है वो अहम है। यह इदम और परम अहम दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है, पहले इदम होता है, फिर अहम आता है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सुपर ईगो, परम अहम आता है। सुपर ईगो में व्यक्ति सामाजिक होने लगता है और अपने कर्तव्यों को समझने लगता है। ठीक है, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिए, अहम तनाव से मुक्ति पाने के लिए यथार्थ के मार्ग का चयन करता है, क्यों? तो रियलिटी प्रिंसिपल पर है ना। इदम पर अंकुश रखता है, क्यों? तो इदम केवल आनंद चाहता है। ठीक है, और नियम विरुद्ध कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे मन का शासक कहा जाता है। तो फ्राइड के अनुसार मन का असली शासक या मन का शासक किसे कहा जाता है? इदम, अहम या परम अहम? तो ध्यान दीजिएगा साहब, प्रश्न बनता है किसको? अहम को। नेक्स्ट चलते हैं साहब परम अहम पर। सुपर ईगो क्या है? तो देखिए, मानसिक संरचना का तृतीय भाग परम अहम है। इसका विकास सबसे देर में होता है तथा इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। तो आपको तीनों बात समझ में आ गई, याद हो गए। अब इदम किस पे था? सुख के सिद्धांत, आनंद के सिद्धांत पे। अहम किसके सिद्धांत पर था? वास्तविकता का सिद्धांत। परम अहम क्या है? आदर्शवाद या नैतिकता का सिद्धांत। आगे पढ़ते हैं साहब। यह कौन? परम अहम, सुपर ईगो, यह समाज द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है साहब। यह वह शक्ति है जो आदमी को सामाजिक बनाए रखती है। ठीक है, तो सामाजिक के सिद्धांत पर है। सुपर ईगो यानी कि परमहम आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्पेक्शन, जिसे चेतना कहते हैं। इसे हम आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं। तो फ्राइड के अनुसार आत्मा की आवाज किसको माना गया है? परमहम को। देखिए, जब हम नोट्स बना रहे थे तो बुक से उन चीजों को लिखने की कोशिश की थी जो फैक्ट इंपोर्टेंट हो परीक्षा की दृष्टि से। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, इड कमजोर होते जाता है, यानी कि आनंद की प्राप्ति फिर कमजोर होती जाती है, तथा परम अहम विकसित होने लगता है, यानी कि आदमी आइडियलिस्टिक होने लगता है ना। तभी तो हम कहते हैं कि बच्चे बच्चे हैं। अगर शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि वो बच्चे हैं। ठीक है, और बड़े होकर के बचपन में हम लोग स्वयं गलतियां कर रहे होते हैं, कितनी बार स्वयं शैतानी कर रहे होते हैं, और जब हम लोग ही बड़े हो जाते हैं तो हम अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको डांटने लगते हैं। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि कभी हम भी बच्चे थे। जो बच्चे होंगे वो शैतानी करेंगे ही। इसीलिए तो एक टीचर के लिए देखिए साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। यदि टीचर ने अगर साइकोलॉजी ना पढ़ी हो, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो फिर वो तो कक्षा में वो तो हर किसी बच्चे से, चाहे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर एज का बच्चा हो, तो टीचर बच्चे से ऐसी अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं कि जैसे टीचर स्वयं कार्य करते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है साइकोलॉजिकली? नहीं है। क्या हम अपनी एज पे ऐसे थे? नहीं थे। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? बच्चे के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। द डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज लर्निंग। बच्चा इस अवस्था में गलत राह पर भी जा सकता है, लेकिन हमको छात्र को गलत राह पे जाने से रोकना है। और हमको पता होना चाहिए साइकोलॉजी पढ़ के कि इस समय छात्र क्या गलतियां कर सकता है, इसलिए इसको सिलेबस में रखा भी गया है और अच्छा भी है। चलिए ज्यादा बात न करते हैं सर। फ्राइड ने इस तीनों में संबंध भी बताया। तो इड, ईगो और परम ईगो में क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी है। इदम जो इड है, इदम जैविक है और सुख के सिद्धांत की खोज करता है, आनंद के सिद्धांत की खोज। अहम
मनोवैज्ञानिक है जो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, हमने आपको बताया साहब। फिर आता परम अहम। परम अहम सामाजिक है जो पूर्णता की खोज में रहता है। यहाँ पर आप ये भी लिखते हैं कि ये आदर्शवादी तथा नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है साहब। अब चलते हैं साहब आगे, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें फ्राइड साहब के व्यक्तित्व सिद्धांत में। फ्राइड ने व्यक्ति की मानसिक संरचना के विषय में बताया कि मानसिक शक्ति काम यानी कि लिविडो से उत्पन्न होती है। जो काम वासना है, ये भी प्रश्न पूछा था कि फ्राइड ने काम वासना के लिए, काम शक्ति के लिए लिविडो शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया? तो लिविडो। यह काम समस्त जीवन संबंधी मूल प्रवृत्तियों की शक्ति है तथा यही बालक के व्यवहार की प्राथमिक चालक शक्ति है। तो फ्राइड ने काम शक्ति के लिए लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है। आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारे प्रश्न एग्जाम दिए हैं तो वहां पे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में, एक व्यक्तित्व का संगठन, एक व्यक्तित्व संरचना। अब पढ़ते हैं, आइए साहब, व्यक्तित्व विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिएगा, फ्राइड के इस सिद्धांत को मनोलैंगिक या पंच अवस्था सिद्धांत मीन साइकोसेक्सुअल और 5 स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? व्यक्तित्व विकास। फ्राइड का मानना है कि 5 स्टेज में व्यक्तित्व का विकास होता है। तो देखिएगा साहब, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के आधार पर 5 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। तो देखिएगा, बीएड में हम काफी डिटेल में यहाँ पे हमने मेन पॉइंट लिए हैं। मैं पहले भी आपको कह रहा हूं कि फ्राइड ने काम वासना या काम शक्ति के आधार पर ही व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो उनका क्या मानना है, देखिए। व्यक्तित्व विकास का पहला अवस्था बताते हैं मुखीय कामुक काल यानी कि ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष। देखिए, फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं शैशव अवस्था में शिशु के आनंद का केंद्र बिंदु मुख एवं उससे संबंधित क्रियाएं होती हैं। शिशु के मुख की एक झिल्ली संवेदनशील होने पर शिशु को आनंद प्रदान करती है, जैसे अंगूठा चूसना और मां का स्तनपान करना। ठीक है, तो ये ओरल स्टेज बताई उन्होंने पहले, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। दूसरी स्टेज देखिएगा फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में साहब, आप कम से कम हेडिंग याद रखें कि फ्राइड ने कितने अवस्थाओं में बांटा था, 5 में बांटा था। क्या क्या है उसको हेडिंग जरूर तब भी याद रखें। दूसरा है साहब गुदा अवस्था यानी कि एनल स्टेज, 1 से 3 वर्ष। तो व्यक्तित्व विकास की इस अवस्था में बालक के सुख का केंद्र बिंदु मुख के स्थान पर गुदा एवं उससे संबंधित क्रियाएं होती हैं, जैसे मलमूत्र का स्पर्श। इसी प्रकार से थर्ड साहब देखिए, व्यक्तित्व विकास में फ्राइड साहब ने कहा है लिंग प्रधान अवस्था, जिसको हम फैलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। इसको इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती हैं। इसके अंतर्गत बालक को लैंगिक उत्तेजना एवं उससे संबंधित मन व रंग के माध्यम से सुख प्राप्त होता है, जैसे लैंगिक अंगों को स्पर्श करना। इस दौरान ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ऑडिपस ग्रंथि भी कहते हैं, लड़कों में तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ऑडिपस ग्रंथि क्या है, और क्या इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा ग्रंथि है। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है साहब, ये ऐसा होता है कि फ्राइड के अनुसार इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माता से, अपनी मदर से ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के होने के कारण वो अपनी मां के कंपैरिजन में अपने पिताजी से ज्यादा प्रेम करती है। अभी हम इसको डिटेल में आगे आएगा, क्योंकि तो ऑडिपस की इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। आगे चलते हैं। 5वां इन्होंने बनाया जननेंद्रिया अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज। तो यह व्यक्तित्व विकास की किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। तो व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्था बताई फ्राइड साहब ने? 5। उनको आपने साहब यहाँ पे देखा। अब यहाँ पर आप देखिए
ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि जो हमने यहां पे पढ़ा, तो देखिए साहब, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहें या ऑडिपस ग्रंथि क्या है, देखिए तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे वे अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, अपनी मां को ज्यादा अच्छा मानते हैं पिताजी के अपेक्षा, लेकिन पिताजी से वो प्रेम करते हैं क्योंकि पिताजी उनका लालन पोषण करते हैं। देखिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या थी, एक कहानी थी, यहाँ पे मैंने लिखी भी है शॉर्ट में, मैं आपको बताऊं। यूनान देश में क्या थे ना, ऑडिपस नाम के एक राजा थे। मैं पढ़ने से पहले आपको सुना देता हूं, जब मैंने बुक में पढ़ी थी, ट्रिपल भटनागर जो बुक है, भटनागर एवं भटनागर जो साइकोलॉजी की, उसी में ये कहानी थी और उसी से लिखा भी होगा उस समय मैंने, जब मैं तैयारी कर रहा था। तो यूनान देश में एक ऑडिपस नाम के एक राजा थे। देखिए तो राजा को कुछ अपने राजनीतिक कारणों के कारण अपने पिता की हत्या करनी पड़ी बचपन में। उन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर ली और उसके बाद वह अपनी मां को अच्छा मानते थे, मां के प्रति प्रेम था ना, ठीक है, जो मां वाला प्रेम होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी मां से ही शादी कर ली। जब शादी करी तो उनको यह नहीं पता था कि मेरी मां है, और जब बाद में अपनी मां से ही विवाह कर लिया और विवाह के बाद उनके 4 बच्चे भी हुए। लेकिन जब उनको यह बात पता चली कि उनकी पत्नी ही उनकी मां है, तो राजा को अत्यंत दुख हुआ और राजा ने अपनी आंखों को निकलवा दिया, क्योंकि वह अपनी मां को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहते थे और जीवन भर उन्होंने कष्ट का जीवन व्यतीत किया। तो इसलिए ऑडिपस नाम के राजा थे। तो फ्राइड क्या कहते हैं यहां पे, आप समझिए जरा सा, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछ ली जाती है, ऑडिपस ग्रंथि की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि का आधार यूनान देश के ऑडिपस नामक राजा के जीवन की घटना है। देखिए उसने राजनीतिक कारणों से अपने पिता की हत्या करवा दी और अपनी मां से विवाह कर लिया, लेकिन पता नहीं था कि जब विवाह कर रहे थे या जो भी रहा हो। ठीक है, उनके विवाह के बाद 4 बच्चे हुए। देखिए आगे, बहुत समय बाद जब यह रहस्य खुला कि उसकी पत्नी यानी कि राजा की पत्नी स्वयं उसकी मां है, तो उसे अत्यंत दुख हुआ और उसने अपनी आंखें ही निकलवा दी और कष्टमय जीवन जीने लगा। अब फ्राइड क्या कह रहे हैं इस कहानी के बेस पे, देखिए फ्राइड क्या कह रहे हैं, फ्राइड का क्या कहना है, देखना क्यों ऑडिपस ग्रंथि की बात फ्राइड कह रहे हैं। ऑडिपस राजा का नाम है। अब फ्राइड कहते हैं साहब, फ्राइड कहते हैं, फ्राइड ने इस घटना के आधार पर कहा कि, इस घटना के आधार पर कहा है फ्राइड ने, देखिए ऑडिपस की तरह 4-5 साल का बच्चा, 4-5 का बच्चा लिखा, यहाँ पे साल लिखना भूल गए, तो या 4-5 वर्ष का बच्चा अपनी मां से शादी की इच्छा करता है और पिता से घृणा करता है, लेकिन पिता उसका लालन पालन करता है, इसलिए वह पिता से प्रेम करता है। तो फ्राइड का यह मानना है कि 4-5 वर्ष का बच्चा अपनी मां से शादी की इच्छा रखता है। ठीक है, कभी कभी ये देखा भी जाता है। ठीक है, जब छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए कि आप शादी किससे करोगे, तो बहुत से बच्चे भी बोलते हैं अपनी मम्मी से, उनको अकल नहीं होती उस समय। लेकिन फ्राइड उसको देखिए, कहीं ना कहीं अगर वहां पे देखें तो जो लड़के होते हैं वो अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं, मां को अच्छा मानते हैं पिता के कंपैरिजन में। यानी कि ये जो कहानी थी, ये तो बिल्कुल ही हम बहुत ही मतलब बेकार कहानी, ठीक है, लेकिन फ्राइड ने उसको लिया है ना, इसलिए हम फ्राइड की थ्योरी को पढ़ रहे साहब। लेकिन इतना तो है कि लड़के जो होते हैं अपनी मां को अधिक प्रेम करते हैं पिता के कंपैरिजन में, और लड़कियां वास्तव में अपनी माता जी के कंपैरिजन में अपने पिताजी को अधिक प्रेम करती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि फ्राइड के अनुसार ऑडिपस ग्रंथि का संबंध है या ऑडिपस ग्रंथि क्या है, तो इसके अनुसार लड़के अपने पिता के कंपैरिजन में अपनी मां को अधिक प्रेम करते हैं। आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए साहब। अब ऐसी इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं किसी बुक से। लड़कियों में इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाई जाती है जिससे वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, लड़कियों में पाई जाती है फ्राइड के अकॉर्डिंग।
ठीक है, एक नाम दिया है इस ग्रंथि को, एक या कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है, और जो ऑडिपस है वो किस में है, लड़कों में है, ठीक है साहब। चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमने 3 पार्ट को पढ़ लिया। चौथा पार्ट में फ्राइड का सिद्धांत किसमें था साहब, व्यक्तित्व गतिकी यानी कि पर्सनैलिटी डायनेमिक्स में। तो मनोगतिकी के सिद्धांत का आधार फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है। व्यक्तित्व गतिकी में देखिए, फ्राइड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना और यौन यानी कि सेक्स को प्रबल आवश्यकता माना है। अब देखिएगा साहब आगे, फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं फ्राइड ने। कितनी बताई मूल प्रवृत्तियां, 2। तो फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 1 2 3 4, तो 2 हैं। एक है साहब जीवन मूल प्रवृत्ति या जिजीविषा, जिसको हम लाइफ इंस्टिंक्ट और इरोस बोलते हैं, ठीक है। तो जीने की मूल प्रवृत्ति को इरोस भी कहा जाता है, जिसका संबंध प्रेम और आत्म संरक्षण से होता है। आत्म संरक्षण, समझ गए। दूसरी मूल प्रवृत्ति बताइए साहब, मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मुमूर्षा, डेथ इंस्टिंक्ट और थैनाटोस। तो देखिए, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को फ्राइड ने समस्त मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए साहब, फ्राइड ने स्वमोह, ठीक है, यानी कि नार्सिसिज्म की बात भी की है। ध्यान रखना, स्वमोह की बात भी की है। कभी कभी बच्चा अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से ही प्रेम करने लगता है। फ्राइड ने इसे स्वमोह या नार्सिसिज्म कहा है। स्वमोह यानी कि अपने आप से मोह, अपने आप से प्रेम करने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, नार्सिसिज्म। और जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करते हैं उनको नार्सिसस कहा। यहां पर भी एक कहानी है साहब, जो किसी देश में है, अभी मुझे देश का नाम याद नहीं आ रहा है। वहां एक नरगिस नाम का या नार्सिसस नाम का एक लड़का था। वह काफी दिखने में काफी स्मार्ट था। एक दिन वह जाता है जंगल में। जंगल में जाता है, जो नार्सिसिज्म वर्ड आया है उसकी कहानी बता रहा हूं। जंगल में जाता है तो किसी तालाब के किनारे जाता है और एक तालाब, पानी के तालाब में वह अपनी शकल को देखता है, अपनी सूरत को देखता है पानी में। तो तालाब में उसे पानी में वो अपनी शकल को देख करके काफी मोहित हो जाता है, ठीक है। उसको अच्छा, वो अपने आप को अच्छा मानने लगता है। इतना अच्छा मानता है कि उसकी जिन भी कारणों से हो तालाब के पास ही डेथ हो जाती है, उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और बाद में कहा जाता है कि उसी तालाब के वहां पर जहां पे वो बच्चे की डेथ होती है, वहां पर एक सुंदर सा पेड़ उग जाता है, ठीक है। और उस पेड़ को नरगिस पेड़ कहा जाता है, नरगिस, ठीक है। तो इसी घटना के आधार पर, आप ट्रिपल भटनागर की बुक हो या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी घटना के आधार पर फ्राइड ने स्वमोह के लिए नार्सिसिज्म वर्ड का यूज किया। कि तो नार्सिसिज्म नाम का, ये नार्सिसिस नाम का, नार्सिसिज्म नाम का वो लड़का था, ठीक है, जिसने पानी के तालाब में स्वयं को देखा था साहब, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो वहां से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई। तो फ्राइड के अनुसार देखिए, अब ऐसा थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, कहने फ्राइड कि हर कोई व्यक्ति अपने आप से भी प्रेम करता है। देखिए आगे जरा पढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति वास्तव में ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शारीरिक अंगों पर गर्व होता है। वे शीशे में बार बार अपना प्रतिबिंब यानी कि अपनी इमेज देखते हैं, यानी कि अपनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, फिजिक्स वाले समझ रहे होंगे। और कितने, जितनी डिस्टेंस पे आगे होंगे उतनी डिस्टेंस पे पीछे प्लेन मिरर पे, ठीक है, अपनी इमेज देखते हैं और शारीरिक अंगों को चूमने लगते हैं, यानी कि अपने आप से प्रेम करना, स्वमोह। तो फ्राइड ने ऐसे लोगों को नार्सिसस कहा है। तो नार्सिसिज्म वर्ड किसके लिए है, स्वमोह के लिए। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नार्सिसस। तो आपसे पूछा जाता है ना, सिगमंड फ्राइड ने अपनी व्यक्तित्व की मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी में स्वमोह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो नार्सिसिज्म, और लोगों के लिए नार्सिसस। तो साहब यहां पर आज के इस लेक्चर में हमने आपको जो सिगमंड फ्राइड साहब की थ्योरी है पर्सनैलिटी पर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है।
और उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी बताइए। तो आप इसको बार बार रिवीजन करें और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें और लगातार मेहनत करें। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आपने इतने धैर्य से हमको सुना तो आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।